सीए फाउंडेशन में 2025 का जो पासिंग परसेंटेज था वो लोएस्ट एवर पासिंग परसेंटेज था एंड इट वाज ओनली 15.09%, 15% रिजल्ट आया है अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के अटेम्प्ट को आपका गोल्डन अटेम्प्ट बनाना चाहते हो, आप इसी अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र आप सभी लोगों को। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, वैसे आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा। आज मैं आपको 30 डेज प्लानर देने वाली हूँ कि आपको आने वाले 30 दिनों को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, सो दैट आपका सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का अटेम्प्ट आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट हो। चाहे आप एग्जाम पहली बार दे रहे हो या फिर आपने पहले भी 1-2 अटेम्प्ट्स दे रखे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एग्जाम क्लियर करना है। एग्जीक्यूशन, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, इस स्ट्रैटेजी के एक-एक चीज आपने ध्यान रख ली है, तो आपका सितंबर अटेम्प्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। चलो, तो आपको अभी करना क्या है देखो। सबसे पहले आपको ये प्लान करना है, ये दिमाग में फिट कर देना है कि अब जो आने वाले दिन है उसमें मुझे एटलीस्ट इफेक्टिव आवर्स मेरे 10 टू 12 इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए डेली पढ़ाई करने के लिए। आपकी क्लासेस आई थिंक डेफिनेटली खत्म हो गई होगी, तो अब आपको सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करना है और आपको इस सेल्फ स्टडी में 10 टू 12 आवर्स, बच्चों कितने आवर्स, 10 टू 12 आवर्स इफेक्टिवली स्टडी करनी है। और आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको आपको 3 पिलर्स में डिवाइड करना है। 3 पिलर्स कौन से? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जितना भी टाइम हो, 30 डेज में आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, उसमें आपको 70% ऑफ द टाइम आपके कॉन्सेप्ट पे, लर्निंग पे, जैसे अकाउंट्स है तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करना है, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। लॉ है तो लॉ में नो डाउट आपको समझ में, आई थिंक सब लोगों को, सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। पर आपको क्या करना है, लॉ को इसके साथ साथ लर्न भी करना है। क्योंकि देखो बच्चों, आईसीआई आप कितना भी कह लो कि मैम मेरे मन से लिख सकता हूँ क्या, आप मन से लिख तो लोगे पर आईसीआई आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगी। आईसीआई को आंसर में कीवर्ड्स चाहिए, आईसीआई को आंसर का प्रेजेंटेशन प्रॉपर चाहिए, पहले प्रोविजन चाहिए, फिर फैक्ट चाहिए, फिर एनालिसिस चाहिए, फिर कंक्लूजन चाहिए। तो ये सारी चीजें आईसीआई को चाहिए और आपको इसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स के साथ आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका 70% ऑफ द टाइम आपको कॉन्सेप्ट पे, लर्निंग पे फोकस करना है। जब आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाए फर्स्ट डिवीजन में, आप कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस कर लो, तो अब आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों स्पेशली आपको कह रही हूँ कि आपको लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में बच्चा अगर फेल हो रहा है तो ये मान के चलो कि वो लॉ की वजह से ही फेल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो लॉ की वजह से इसलिए फेल हो रहा है कि उसको आता नहीं है, उसको चीजें पता नहीं है। ही नोज, ही और शी नोज कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, पर वो जब लिखने बैठता है तो उसका पेन नहीं चल रहा है, उसको वो कीवर्ड्स नहीं ध्यान रखने हैं, ध्यान नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आज ही से आज ही से आपको लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, ताकि लॉ का जो आपके मन में डर है ना कि मैम इसमें तो 40 भी नहीं आते हैं, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। थर्ड, आपको फोकस करना है कि आपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, देन आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और इट इज कंपल्सरी। देखो, आपको बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे, आपके जो सीनियर्स है या आपके फ्रेंड्स है, वो ही कहेंगे कि यार मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट तो कर ही लिए हैं, क्वेश्चंस कर ही लिए हैं, मॉक टेस्ट क्यों देना है? पर मैं आपको बताती हूँ बच्चों, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे ना, तब तक आपको एग्जाम का 3 घंटे वाला प्रेशर फील नहीं होगा। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, अब ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है या फिर आपने जहां से भी क्लासेस ली है, वहां के अगर कोई मॉक टेस्ट पेपर है तो आप वो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और पर आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हो पाई है। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, मुझे ये पता है कि आपका ये सीए फाउंडेशन का सितंबर 25 अटेम्प्ट जो है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। आपको ये लिखना है कमेंट में, आप सब लिखो कि आप सितंबर 25 सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट इसी में क्लियर कर रहे हो। आपको लिखना है सीए फाउंडेशन क्लियर, कमेंट में लिखो सीए फाउंडेशन क्लियर, मैनिफेस्ट करो कि आपका सीए फाउंडेशन सितंबर 25 में क्लियर हो जाएगा। और उस हिसाब से पूरा प्लानिंग, तैयारी सब आप अगर जी जान लगा दोगे तो डेफिनेटली आप तैयारी कर लोगे। ठीक है, अब देखो, अगर अपन सब्जेक्ट वाइज चलते हैं तो अकाउंट्स में,
क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें नो डाउट आपके फैकल्टी ने आपको जो भी क्लास में एग्जाम्पल्स लिखाए होंगे, आपको उन एग्जाम्पल्स को पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्सेप्ट वाइज सोचना है कि क्या एग्जाम्पल कहना चाह रहा है। अलोंग विद दैट आपको क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। देखो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा, पर सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होता ना, आपको क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अकाउंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका यही जाएगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। और अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट्स का हम अलग से वीडियो बनाएं, सीए फाउंडेशन का, कि मैम आप ना स्पेसिफिकली बता दो कि अकाउंट्स में हमको पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, बाद में कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग से मिल जाएगा। सेकंड, लॉ। लॉ में देखो मैं क्योंकि पढ़ाती ही लॉ हूँ, तो मुझे लॉ एकदम अच्छे से पता है कि आपको इसमें राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग करना ही पड़ेगा। मतलब इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है लॉ को अच्छे से क्लियर करने का। नहीं तो क्या होता है बच्चों, अगर आप सिर्फ लॉ को रीड करोगे और आप एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हो, तो आप 100 में से 35, 36, 37 इस पे रुक जाओगे। 40 मार्क्स लाना एक टास्क हो जाता है लॉ में। जो बच्चा 12th में 90 लाया है, उसके लिए लॉ में 40 मार्क्स लाना टास्क है। और मुझे ये पता है कि आपके लिए 40 मार्क्स लाना टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग आज से ही लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, और इसी में आपको रिवाइज रिवाइज रिवाइज, लर्न लर्न लर्न, यही पे फोकस करना है। मैथ्स में आपको क्या करना है? जो आपका मैथ्स 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहले आपको एलआर करना है। एलआर से करने से क्या होगा, आपके 20 मार्क्स तो आपके एलआर के यहीं कवर हो जाएंगे। देन आपको मूव करना है स्टैट्स पे, ये आपका 40 मार्क्स कवर करेगा। और एलआर और स्टैट्स अगर आपने कर लिया तो आपके 60 मार्क्स तो यहीं कवर हो गए। और मेरी बात मानो, एलआर और स्टैट्स एग्जाम में कंपैरेटिवली इजी आता है। ठीक है? मैथ्स, जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको लग सकता है कि मैम मैथ्स मेरे को बहुत टफ लगता है। तो मैथ्स में देखो सारे चैप्टर्स टफ नहीं है। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स है जो आपको लगते होंगे टफ है। आप उनको देखिए, अगर आपको उनके बेसिक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो ओके, नहीं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको छोड़ के जाना है। इफ यू कैन डू, अगर आप एबल हो उसको करने में तो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो ऐसे केस में आप उसको छोड़ दीजिए। और इसमें मेनली वो चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आप चाहें तो इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, पर ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है। मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो ये भी करके जाना है, ठीक है? इकोनॉमिक्स में आपको पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, नेशनल इनकम है, पब्लिक फाइनेंसेस है, मनी डिमांड है, ये सारे चैप्टर्स आपको पहले करने हैं। एंड देन यू हैव टू मूव टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिमांड और सप्लाई जो है, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है? अब आपको जो मैंने ये बोला कि एक दिन में आपको 10 से 12 घंटे इफेक्टिवली निकालने हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मैम हम 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे पूरे दिन भर में? हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो कभी पढ़ाई नहीं करी थी 10 से 12 घंटे। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो आप सब लोग। आपने अभी तक 10 से 12 घंटे पढ़ाई नहीं करी है, पर आप जब ये पढ़ाई करने लगोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैम एक्चुअली 10 टू 12 आवर्स भी मेरे लिए कम पड़ रहे हैं। 10-12 घंटे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, और मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो मैं और मेहनत कर पाऊँगा। तो देखो क्या है, मैंने आपके लिए ये स्लॉट बना के दिए हैं। आप चाहें तो इन स्लॉट को अपने शेड्यूल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला, अब आई एम अज्यूमिंग कि आप मॉर्निंग में उठते हो। अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठते हो तो आप रात के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग शिफ्ट कर लेना। सपोज़ मैं मानती हूँ कि आप 5 बजे उठ जाओगे। आप अगर 5 बजे उठ जाओगे तो आपको 5:30 तक एनी हाउ पढ़ने बैठ जाना है। 5:30 से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए पढ़ने बैठने में, ठीक है? तो आप 5 बजे उठ के 5:30 बजे आप पढ़ने बैठ गए, और आपको सबसे पहले 5:30 बजे उठने के बाद आपको 3 घंटे का स्लॉट निकालना है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला स्लॉट। ये मोस्ट इफेक्टिव स्लॉट है आपके पूरे दिन का। 5:30 टू 8:30 और 9, जितना आपका स्ट्रैटेजी है, जितना आपका दिमाग काम कर रहा है। और इसमें आपको पढ़ना क्या है? देखो, इसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, और मैं आपको थ्योरी सब्जेक्ट में क्या रिकमेंड करूँगी कि आप इस टाइमिंग में लॉ ही पढ़ो। क्योंकि लॉ में जब आपको लर्न करना है और आप उसको मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें लर्न हो जाएगी, ठीक है? सेकंड, आप जब 5:30 से 8:30 यहाँ पढ़ चुके हैं, इसके बाद आपको 8:30 से 8:30 टू 11 आपको सेकंड स्लॉट निकालना है, और इसमें भी अगर आप लॉ पढ़ सकते हो तो ओके है, और लॉ के क्वेश्चंस आप कर लीजिए इसमें। आपके लिए इसमें बेटर क्या होगा कि आपने 3 घंटे पहले पढ़ाई कर ली, लॉ को रीड कर लिया। अब आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आपके पास एडिशनल क्वेश्चन बैंक है किसी भी फैकल्टी का, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस करिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आईसीआई मॉड्यूल के आपके पास क्वेश्चंस है तो आप वो कर लीजिए। पर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपके पास जो ये आफ्टरनून का स्लॉट है, अब क्योंकि क्या होता है आफ्टरनून में हम लंच कर चुके होते हैं,
तो हमको जनरली नींद आ रही होती है। तो आपके लिए सबसे बेटर, मतलब मैं यही करती थी कि जब आप दिन में पढ़ रहे हो, तो दिन में ऑफ कोर्स आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैम मेरे को नींद आ रही है, मैं तो सोने जाऊँगा, मेरे से तो नहीं पढ़ाई होती। अगर आप दिन में पढ़ना चाहते हो, तो आपको दिन का जो स्लॉट है वो आपको आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए लेना है। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स और मैथ्स में से कुछ भी हो सकता है, जो भी आप शेड्यूल बनाओगे उसके हिसाब से। पर आपको अकाउंट्स और मैथ्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको उस दिन उठाना है, और आपको आफ्टरनून का पूरा स्लॉट, मतलब आप 12 बजे पढ़ने बैठे हो और आप शाम तक 6 बजे तक, इसमें नो डाउट आप गैप ले लेना, 10-15 मिनट, आधे घंटे का आपको ब्रेक चाहिए तो आप वो ले लेना। पर आप 12 से 6 के स्लॉट में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, या तो आप अकाउंट्स पढ़ोगे या फिर आप मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है? सेकंड, इवनिंग के टाइम पे जब आप पढ़ाई करने का सोच रहे हो, तो एट दैट टाइम आपको 6:30 टू 8 का एक स्लॉट निकालना है, और यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर आप जब डिनर कर लेंगे 8 और 8:30 जो भी आपका टाइमिंग है, 8:30 टू 10:30 फिर अगेन आप इको पढ़िए। अब इसमें भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। बच्चे करते क्या करते हैं देखो, एक दिन में ही चारों सब्जेक्ट ले लेते हैं। अकाउंट्स भी पढ़ लेंगे, लॉ भी पढ़ लेंगे, इको भी पढ़ लेंगे, मैथ भी पढ़ लेंगे। अगर आप चारों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ोगे, तो आपके पास में एक सब्जेक्ट के लिए मैक्स टू मैक्स 3 घंटे ही अवेलेबल है, और 3 घंटे में ज़्यादा आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप क्या कीजिए, एक दिन में मैक्स टू मैक्स आप 3 सब्जेक्ट पढ़िए। मतलब अगर आप सुबह लॉ पढ़ रहे हैं, आपने दिन में अकाउंट्स पढ़ ली, आप शाम को क्या कीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। आप अगर सुबह लॉ पढ़ रहे हैं, दिन में मैथ्स पढ़ लीजिए, शाम को इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स सुबह पढ़ लीजिए, लॉ शाम को पढ़ लीजिए, अकाउंट्स और मैथ्स को दिन के शेड्यूल में ही रहने दीजिए। मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अकाउंट्स और मैथ्स का जो शेड्यूल है, वो आपका आफ्टरनून में ही होना चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और आपको ईज़ी, आप गाना चलाते वक़्त भी ये कर सकते हो, आप गाने सुन के भी ये कर सकते हो, मोटिवेशन गाने चला दो, और मोटिवेशन गाने चला के आप प्रैक्टिस करते जाओ, यू डोंट रियलाइज़ कि टाइम कब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम में आपको स्पेशली फ़ोकस करना है कि आपके जितने भी वीक टॉपिक्स और एग्ज़ाम में वो इम्पोर्टेंट है। आप देखो, इसमें मैं तो यही करती थी, और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आप यही करो। इवन सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल तक मैं यही करती थी। आपके जितने भी वीक टॉपिक्स हैं ना, आपको उनको मॉर्निंग में ही करना है। फ्रेश माइंड से करना है, मतलब जब आप एकदम फ्रेश माइंड में हो, तब आपको उन वीक टॉपिक्स को कवर करना है, सो दैट वो वीक टॉपिक्स अब आपके वीक ना हो, वो वीक टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है? इसमें मैं आपको एक और बोनस टिप स्ट्रैटेजी बताती हूँ, जो इवन मैं भी फॉलो करती थी। जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, वेदर इट इज़ अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो, इको हो, हमारा टेंडेंसी क्या होता है कि हम चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जब हम पढ़ते जाते हैं स्टार्टिंग से, तो होता क्या है, लास्ट में आते-आते है ना, हमारा एनर्जी स्लो डाउन होने लगता है, हमारा एफिशिएंसी स्लो डाउन होने लगता है, और उसकी वजह से हम लास्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उनको इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपने अगर लॉ का पहला कोई रिवीजन किया है, तो आप चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़िए। अब जब आप सेकंड टाइम रीड कर रहे हैं, तो डोंट गो विथ कि मैं चैप्टर का सबसे पहले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सपोज़, तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले ऑफर का डेफिनिशन पढ़ूँगी, फिर एक्सेप्टेंस का डेफिनिशन पढ़ूँगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन पढ़ूँगी, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ूँगी, नहीं, आप ये मत करिए। आप जब अगली बार जब लॉ को रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ लीजिए, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ लीजिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, इस तरीके से पढ़िए। मतलब लास्ट के चैप्टर्स पहले पढ़िए। लास्ट के जो आपके टॉपिक्स हैं वो आप पहले पढ़िए। उससे क्या होगा, आपके लास्ट के टॉपिक्स जिनको आप पहले इतना इम्पोर्टेंस और एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाए थे, अब आप उनको भी पढ़ लोगे। तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी वीक टॉपिक नहीं रहेगा, एग्ज़ाम में आपका सब कुछ स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है? सेकंड, आपको देखो, मैंने 4 बार बोला है, 5 बार और बोल रही हूँ, आपको लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको एटलीस्ट कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 बार रिविज़न तो लेने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि मैम मेरा 1 बार रिविज़न करने से हो जाएगा, तो नहीं, आपका 1 बार रिविज़न करने से नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिविज़न करने पड़ेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट्स और लॉ का मैं 3 बार रिविज़न कर लूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो भी आपके पास अभी उतना टाइम है। आप ये मत सोच रहे कि मैम मेरे पास 30 डेज़ कम है, आपके पास 30 डेज़ कम नहीं है, आपके पास 30 डेज़ कट टू कट है कि आप बैठ के पढ़िए, आपका एग्ज़ाम नो डाउट क्लियर होगा। और आप इस पे मत दिमाग लगाइए। देखो, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम मेरे को तो नेगेटिविटी आ रही है कि मैं फेल हो गया तो।
मैं फेल हो गया तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप फेल हो जाएँगे? आप ये सोचिए कि आप पास होगे, आपकी मार्कशीट में पास लिखा हुआ है, आपकी मार्कशीट में सक्सेसफुल लिखा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, सोचो आपकी मार्कशीट में सक्सेसफुल लिखा हुआ है, आप इस अटेम्प्ट को अ, आपकी मार्कशीट में सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, अगर आप इन स्ट्रैटेजी और इन टिप्स को फॉलो कर लोगे तो। और आप एक चीज़ और बच्चे गलती करते हैं, बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि मैम पासिंग परसेंटेज तो इतना लोअर आ रहा है, उसमें हम कैसे निकलेंगे? तो आप ये दिमाग में मत लगाओ कि पासिंग परसेंटेज कितना लोअर आ रहा है। आप ये सोचो कि पासिंग परसेंटेज कुछ भी आए, आपको इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आपका नाम उस पासिंग परसेंटेज में होना चाहिए। और देखो ये जब मैं बात बोल रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में जस्ट मतलब ऐसा आया जब मैं खुद इवन सीए इंटर में थी। तो सीए इंटर में मैं जिस सिटी में हूँ, हम वी आर ओनली, चाहे रिज़ल्ट कितना भी पासिंग परसेंटेज आया हो, मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मुझे मेरा रिज़ल्ट पास चाहिए। तो एट दैट टाइम जब मैंने सीए इंटर क्लियर किया, तो हमारी सिटी में देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स? देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स हू क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स इन दैट अटेम्प्ट। बोथ ग्रुप्स जिन्होंने साथ में क्लियर किया सेंटर के, ऐसे सिर्फ 3 बच्चे थे हमारे सिटी में। तो सोचो ये कितना बड़ी बात है कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फेल हो रहे हो, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये होना चाहिए कि आप पास हो रहे हो, आपकी मार्कशीट में सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। और इन सब के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको आपके डाइवर्जन्स हटाने पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो आपको बंद करना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल की आपको हैबिट है, तो आप क्या करो, पढ़ाई करते वक़्त अपना जो फ़ोन है, वो आप आपकी अलमारी में रख दो। या फिर आप क्या करो, आप जो फ़ोन है, वो एंड्रॉयड की जगह कीपैड यूज़ करो। कीपैड यूज़ करोगे तो कौन-सा इंस्टाग्राम, कौन-सा फेसबुक चलाओगे? सो दीज़ आर सम टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो इन 30 डेज़ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है कि मैम मेरे को ये दिक्कत आ रही है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ्स में, इको में। स्पेसिफिकली लॉ में तो मैं आपके लिए प्लान कर रही हूँ कि मैं आपके लिए एक और डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। तो आप चैनल पे बने रहिएगा सो दैट आपको लॉ का डिटेल वीडियो 30 डेज़ प्लानर मैं आपको बना के दूँगी, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको लॉ कैसे पढ़ना है, ठीक है? पर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट, और मैं आपकी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगा होगा, आपको पता चला होगा कि आपको क्या करना है। आप बहाने मत ढूँढो कि मैम मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं कर पाए। आप एक्सक्यूज़ दोगे कि मेरे बैक पेन था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्सक्यूज़ दोगे कि मैं तो घर पे पढ़ाई नहीं कर पाया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बोलोगे कि कोर्स बहुत लेंदी है, मेरे से कैसे क्लियर होगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बहाना देते हो कि लॉ तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मेरे से थ्योरी याद ही नहीं होती है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी बच्चों। आप पास होगे, बस इससे फ़र्क पड़ता है। बाकी आप फेल हो रहे हो, क्या एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो, इससे किसी को मतलब नहीं है। सबको ये मतलब है कि आपके मार्कशीट में पास आया है क्या? आपकी मार्कशीट में सक्सेसफुल लिखा हुआ आया है क्या? और आपके रिलेटिव्स, आपको याद रखना मेरी बात, आपके रिलेटिव्स आपको डेफ़िनिटली, ऐसे रिलेटिव्स जो आपको बर्थडे पे भी कॉल नहीं करते ना, वो आपके सक्सेसफुल होने पर सीए फाउंडेशन में आपको डेफ़िनिटली क्लियर करेंगे, आपको कॉल करेंगे। तो आपको ये मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, मुझे ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। सीए फाउंडेशन, देखो मैंने बोला है कि आप कमेंट में लिखो सीए फाउंडेशन सितंबर क्लियर, सीए फाउंडेशन सितंबर क्लियर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर आपके ये दिमाग में होगा तो आप डेफ़िनिटली इस अटेम्प्ट को क्लियर कर पाओगे।